नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम से रिलेटेड साइंस के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आ गया हूं। चैप्टर वाइज मैं यहां पर ये पूरी सीरीज़ चला रहा हूं। इसमें मैं फ़िज़िक्स की पूरी सीरीज़ को कवर कर रहा हूं, जिसमें से 2 चैप्टर मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। इस वीडियो में आपके लिए 2 चैप्टर मैं यहां कवर करने वाला हूं, एक तो मोशन का और फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। ये 2 चैप्टर यहां पर कवर करूंगा। उसके बाद 10th के सिर्फ 2 ही चैप्टर रह जाए 9th के 2 ही चैप्टर रह जाएंगे, उनको कवर कर दूंगा। उसके बाद सिर्फ एक वीडियो में आपका 10th के पूरे फिज़िक्स के चैप्टर को कवर कर दूंगा। तो यहाँ पर मोशन और फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन को मैं यहाँ कवर करूँगा। MCQ माध्यम से इसको कवर करता हुआ चलूँगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। अ पार्टिकल इज़ मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r। अगर एक सर्कुलर पाथ पर कोई भी पार्टिकल मूव करता है जिसका रेडियस r हो, द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ अ सर्कल वुड बी। अगर यहाँ से पार्टिकल यहाँ पहुँच जाएगा तो बोला जा रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। शुरुआत वाला पॉइंट और लास्ट वाले पॉइंट का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं क्या? उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा यहाँ पर सिंपल सी बात है, एक r और एक r, मतलब डायमीटर ही तो डिस्प्लेसमेंट होगा। तो यहाँ पर 2r बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें। अब बॉडी इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। अगर बॉडी को आप ऊपर की तरफ फेंकते हैं, ठीक है, किस वेलोसिटी से? वेलोसिटी u से, ठीक है, u से आप फेंक रहे हैं। द ग्रेटेस्ट हाइट h टू विच इट विल राइज इट, मतलब बोला जा रहा है सबसे मैक्सिमम हाइट जो होगी कितनी हो सकती है। तो अच्छा देखिए, अच्छा इसकी फाइनल वेलोसिटी आप बता सकते हैं क्या? आप कहेंगे 0 होगी फाइनल वेलोसिटी। तो क्या आप कोई फॉर्मूला समझ पा रहे हैं? तो आपने ना लॉ ऑफ मोशन के 3 फॉर्मूले पढ़े हैं, है ना, उनमें से थर्ड जो फॉर्मूला है उसको मैं लिख रहा हूँ। तो ठीक है, मैं यहाँ पर साइड में लिखता हूँ। क्या होगा? 2as इक्वल टू v की पावर 2 माइनस u की पावर 2। पढ़ा है ये फॉर्मूला? बिल्कुल पढ़ा होगा। तो यहाँ पर 2as, v स्क्वायर तो 0 दे रखा है, u कितना दे रखा है? u तो u ही दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हमको निकालना क्या है? यहाँ पर हमको हाइट निकालनी है। हाइट का मतलब h, s की जगह आप h लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ पर s डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है और h भी यहाँ पर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। और 2a क्या आ जाएगा? माइनस u स्क्वायर अपॉन में 2a। देखिए वेलोसिटी ऊपर लग रही है, एक्सेलेरेशन नीचे लग रहा है ना। a की जगह आप g लिख सकते हो क्योंकि ग्रेविटी यहाँ पर लग रही है। तो अपोजिट डायरेक्शन में है तो g को भी नेगेटिव मान लीजिए, माइनस से माइनस कट गया। तो v स्क्वायर अपॉन में 2g यहाँ पर आंसर हो जाएगा। कहाँ पर है? v स्क्वायर और 2g, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन। द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड द डिस्टेंस फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट ऊपर लिखा जाए और डिस्टेंस नीचे लिखा जाए तो क्या रेशियो इनका आएगा? तो देखिए डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल हो सकते हैं, बिल्कुल ही हो सकते हैं, लेकिन कभी भी डिस्प्लेसमेंट बड़ा नहीं हो सकता डिस्टेंस से। बात सच है? बिल्कुल सच है। तो यहाँ पर ये आप कह सकते हैं कि इनका रेशो 1 आ सकता है, 1 आ सकता है या उससे कम। तो 1 और लेस देन 1। तो यहाँ पर लेस देन 1, ऑलवेज लेस देन नहीं होगा, ये तो गलत है। ऑलवेज लेस देन नहीं होगा। यहाँ पर या तो इक्वल टू 1 हो सकता है ना, या तो इक्वल टू 1 हो सकता है, या तो फिर उससे कम होगा। तो इक्वल टू 1 और लेस देन 1। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन। इफ़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर इट्स टाइम। क्या है? डिस्प्लेसमेंट बराबर है किसके? टाइम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में, ठीक है। देन द ऑब्जेक्ट मूव्स विथ। तो ये ऑब्जेक्ट किस तरीके से मूव करती है? तो ये फॉर्मूला आप कभी देख पाए हैं? बिल्कुल देख पाए होंगे। डिस्प्लेसमेंट की जगह आप s लिखिए, क्योंकि फॉर्मूले में जो लॉ ऑफ मोशन का सेकंड इक्वेशन है उसमें क्या दिया हुआ है? ut प्लस हाफ at स्क्वायर। मतलब ये गायब हो चुका है, तो मतलब u 0 हो गया होगा।
टाइम तो कभी जीरो हो नहीं सकता ना, तो u जीरो हो गया होगा। और 1/2 से कोई मतलब नहीं होता प्रोपोर्शन में। और जो एक्सेलरेशन है यहाँ पर वो भी क्या होगा, वो भी यूनिफॉर्म होगा, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन का कुछ इफेक्ट पड़ नहीं रहा। तो तभी तो टाइम के स्क्वायर के बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, तभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं। और यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आप सारे फॉर्मूलेज वगैरह और सारे जो कॉन्सेप्ट से जानते हैं तो आप आसानी से रेलवे ग्रुप डी के क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग भी रही होगी, अगर लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, एरिया अंडर द वीटी ग्राफ। वीटी मतलब ये है वेलोसिटी और ये है टाइम, ये रहा वीटी ग्राफ। इसमें बोला जा रहा है कि जो इसका एरिया, मान लीजिए ये बना, ये एरिया, तो एरिया किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा। मैं अगर आपसे बोलूँ ये तो हो गया टाइम और ये हो गया वेलोसिटी, तो एरिया कैसे निकालेंगे, 1/2 टी इंटू वी। तो टी इंटू वी क्या होता है, आप कहेंगे ये तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लग रहा है, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम, है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, अगर स्पीड होती तो डिस्टेंस आ जाता। तो आप क्या निकालेंगे, यहाँ पर आप डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। अगर वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट, अगर स्पीड है तो डिस्टेंस, लेकिन यूनिट तो दोनों की सेम होती है। तो क्या आ जाएगा, मीटर। मीटर आप निकाल सकते हैं, ठीक है। इस तरीके के ही क्वेश्चन आते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, बोला जा रहा है कि जो ऑप्शंस दे रखे हैं और ये डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ है, इसमें से कौन सा सही है, कौन सा सही है। देखिए पहला स्टेटमेंट बोला जा रहा है कार ए इज़ फास्टर देन डी। तो कार ए डी से तेज चलती है। देखें टाइम, देखिए ए को लग रहा है ज़्यादा और डी को लग रहा है कम, है ना, लेकिन डी वाला ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है कम टाइम में और ए वाला कम डिस्टेंस कर रहा है ज़्यादा टाइम में। तो ये तो गलत हो गया, मतलब ए फास्टर नहीं है, ए स्लोअर है। अगर स्लोअर होता तो सही होता। अब दूसरे की बात करें, कार बी इज़ स्लोएस्ट। तो कार बी देखो सबसे ज़्यादा समय ले रही है और सबसे कम डिस्टेंस बाकी सभी के कंपेयर में कवर कर रही है। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट तो सही लग रही है मुझे, और यही स्टेटमेंट सही है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकियों को आप चेक करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो आगे बढ़ जाएंगे, यही आंसर आपका हो जाएगा, ठीक। ग्राफ के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स। वेलोसिटी है, टाइम है। अब स्लोप का मतलब क्या होगा, मतलब v अपॉन में t, ये हो गया स्लोप। ये क्या देगा, तो आपको पता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या देता है आपको, आप कहेंगे एक्सेलरेशन देता है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन ये आपको दे देगा, तो ये तो आपको रटा होना चाहिए। एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का। अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ऑफ मोशन द डिस्टेंस मूव्स एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल। अगर मान लीजिए कोई ऐसी कंडीशन दी जाए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम हो जाए, तो कौन सी मतलब पाथ में दोनों मूव कर रहे होंगे, क्या स्ट्रेट रोड में मूव कर रहे होंगे, बिल्कुल। अगर वो सर्कुलर पाथ पर मूव करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल नहीं हो सकता, तो दूसरा तो आंसर गलत। अगर वो टू और फ्रो मतलब कि वो ऊपर नीचे तरीके से मूव कर रहे होंगे, स्प्रिंग टाइप का मूव कर रहे होंगे, तो भी वो डिस्प्लेसमेंट हमारा नहीं हो सकता। मतलब जैसे पेंडुलम नहीं होता, ऐसे ऐसे जाता है ना, तो भी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल नहीं हो सकता। और अर्थ की तरह अगर रिवॉल्व कर रहे होंगे, जैसे अर्थ सन की चारों तरफ रिवॉल्व करती है, तब भी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल नहीं हो सकता। लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन में मूव करे कोई बॉडी तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो सकता है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अ बॉय गोज़ फ्रॉम ए टू बी। एक बॉय है, वो ए से बी जाता है 20 मीटर पर मिनट की स्पीड से, है ना। और अगर कोई वो दोबारा से वापस आता है और उस टाइम पर वो 30 मिनट पर मिनट की स्पीड लेता है ना, तो बोला जा रहा है इनकी एवरेज स्पीड क्या होगी। यहाँ दोनों पर आप ऑब्जर्व करें तो दोनों पर डिस्टेंस इक्वल है, और अगर डिस्टेंस इक्वल होता है तो फॉर्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी का। क्या होता है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, क्या होता है जितनी आपकी वेलोसिटी है, मतलब
एक है, दो है, एक तो कभी निकालोगे नहीं, 2 3 4, तो यहाँ पर जितनी है उतनी आपको लिखनी पड़ेगी। 3 है तो 3 लिखोगे, 4 है तो 4 लिखोगे, यहाँ पर 2 है वेलोसिटीज़ तो 2 लिखोगे, और 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1 डॉट डॉट डॉट, मतलब जितनी वेलोसिटी है उतनी आप एलसीएम लेकर उसको सॉल्व करोगे। तो इसको सॉल्व करता हूँ, यहाँ पर आपके पास 2 वेलोसिटीज़ हैं, तो कैसे सॉल्व होंगी एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए? ये सॉल्व होंगी कुछ इस प्रकार से। कैसे? देखिए 2 वेलोसिटीज़ है हमारे पास, 1 में 20 प्लस 1 में 30। आप इनका एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 2, मतलब मैं इसको मिटाऊँ, क्या होगा? तो यहाँ 30 आ जाएगा, यहाँ 20 आ जाएगा, और यहाँ नीचे एलसीएम क्या आ गया 20 इंटू 30। ये दोनों ऊपर पहुँच गए, यहाँ पहुँच जाएंगे, तो पहुँचाओ इनको, तो ये ऊपर गए 20 इंटू 30, और ये बचा, हटाओ इसको। उसके बाद जब इनको ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 50, तो ऐड कर दो, ये आ गया 50, कितना आ गया 50, इसको अभी हटा दो। ठीक है, अब इसको काटो, 0 से ये 0 कट गया, 5 के टेबल है 4 टाइम में, इन दोनों की मल्टीप्लाई 8 और 3 से मल्टीप्लाई 24, तो 24 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, इतना ही आसान है। लेकिन अगर टाइम सेम होता है तो क्या करते हैं, डायरेक्टली जोड़ दो, मतलब डायरेक्टली जोड़ने के बाद जितनी वेलोसिटीज़ हैं उनसे डिवाइड कर दो। जैसे फॉर्मूला है v1 प्लस v2 प्लस vn, जितनी भी हो वेलोसिटी उतनी से डिवाइड कर दो। ठीक, ये होता है जब टाइम सेम होता है तब एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। अगला क्वेश्चन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन बिलो, ये दे रखा है। द ऑब्जेक्ट हैज़, ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? देखिए वेलोसिटी कम होती जा रही है टाइम के साथ साथ, मतलब एक्सेलरेशन कम किया जा रहा होगा। एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन कम हो रहा है। तो यहाँ पर आंसर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, बिल्कुल वेलोसिटी यूनिफॉर्म, यहाँ पर यूनिफॉर्म तो है लेकिन कम हो रही है। तो बेस्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी है, मतलब जो मोशन है वो क्या हो रहा है? रिटार्डेशन हो रहा है, मतलब कम होता जा रहा है। स्पीड को कम कर रहा है, मतलब एक्सेलरेशन यहाँ पर कम हो रहा है। आप समझ भी रहे होंगे, उल्टा ग्राफ बन रहा है ना, तो वेलोसिटी हर टाइम के बाद कम होती जा रही है। ठीक, तो यहाँ पर बेस्ट आंसर सी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ द ऑब्जेक्ट, तो इस ग्राफ से आप क्या समझते हैं? इस ग्राफ से आप समझते हैं 0 सेकंड पर कुछ वेलोसिटी रही, और वेलोसिटी देखो यूनिफॉर्मली जा रही है ऊपर की तरफ, तो आंसर यहाँ पर बेस्ट होगा मूविंग यूनिफॉर्मली, बिल्कुल यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, लेकिन कुछ इनिशियल वेलोसिटी इसकी रही थी। ठीक, तो यहीं पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, द रेशो ऑफ स्पीड टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी व्हेन द बॉडी इज मूविंग इन वन डायरेक्शन, जब कोई बॉडी कोई स्पीड से मूव कर रही हो तो उसके जो वेलोसिटी है उसका परिणाम क्या होता है, मतलब स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या होता है? देखो स्पीड क्या है? स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। सोचो, डिस्टेंस ऊपर आ गया, डिस्प्लेसमेंट नीचे आ गया, ये डिस्टेंस है और ये डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्टेंस तो बड़ा हो सकता है, डिस्टेंस तो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है, छोटा कभी नहीं होगा। तो क्या होगा? या तो बड़ा होगा या तो इक्वल होगा। इक्वल होगा तो 1 आ सकता है और 1 से ज़्यादा आ सकता है, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 यहाँ पर आंसर सही होगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, यहाँ पर ये ऑप्शन गलत लगा हुआ है, 100% है। यहाँ पर क्या आंसर होगा? यहाँ पर आंसर होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक, क्योंकि आपको पता है ना, डिस्टेंस ऊपर है और डिस्प्लेसमेंट नीचे है, समझ रहे होंगे। स्पीड ऊपर है तो डिस्टेंस भी ऊपर हो जाएगा, और वेलोसिटी नीचे है तो डिस्प्लेसमेंट नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस आपको पता है डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है, बड़ा हो सकता है, तो यहाँ पर ग्रेटर वाला आंसर बिल्कुल सही होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ये सही होगा। अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन, देखिए एक्शन होता है एक बॉडी में, रिएक्शन होता है दूसरी बॉडी में। मान लो मैं किसी पर थप्पड़ मारूं तो मेरे हाथ से हुआ एक्शन और रिएक्शन किसी और के गाल पर हुआ, तो ये क्या है? 2 बॉडीज़ में एक्शन रिएक्शन होता है, तो ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी इन अपोजिट डायरेक्शन। देखिए मैं अगर लगाऊंगा नॉर्थ की तरफ थप्पड़ तो साउथ की तरफ उसको लगेगा थप्पड़, मतलब उसको दर्द साउथ की तरफ से होगा, समझे? मेरा हाथ मूव किया किसी और तरफ
और उसके गाल पे जो महसूस हुआ फोर्स वो किसी और मतलब मैंने अपने हाथ से लगाया नॉर्थ पर लगाया, तो नॉर्थ पर मेरे हाथ से लगा, उसके गाल ने मेरे ऊपर साउथ से लगाया बल, तो दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं करंट अफेयर की तो आप इस ई बुक को परचेज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आपको ये आसानी से मिल जाएगी। वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। धन्यवाद। अगला क्वेश्चन, अ गोलकीपर इन अ गेम ऑफ फुटबॉल पुल हिज हैंड बैकवर्ड आफ्टर होल्डिंग द बॉल शॉट टू एट द गोल। जब गोलकीपर के पास एक बॉल आती है तो उसको अपने हाथ को पीछे करता है। क्यों करता है? जिससे कि फोर्स उसमें कम लगे, उसके हाथ में कम लगे और उसको चोट कम लगे। तो क्या करता है, वो मोमेंटम का जो चेंज हो रहा है उसको धीरे धीरे कम कर रहा है, तो वो डिक्रीज कर रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को। याद रखिएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेंड टू कॉज द ऑब्जेक्ट। इनर्शिया क्या करता है? तो आपको बता दूं, वो किसी भी चेंज को होने से रोकता है। तो रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। कोई भी मोशन हो रहा है, कोई भी चेंज हो रहा है उसकी बॉडी में, उसको होने से वो रोकेगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, अ पैसेंजर इन अ मूविंग ट्रेन टॉसेस अ कॉइन विच फॉल बिहाइंड हिम, इट्स मीन्स दैट मोशन ऑफ ट्रेन इज। तो देखिए, क्या जब वो कॉइन को उछालता है तो उसके वो क्या होती है, कॉइन वो उसके पीछे गिर जाता है। जब वो कॉइन पीछे गिर जाता है इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रेन एक्सेलरेट कर रही है। क्या कर रही है? ट्रेन एक्सेलरेट कर रही है। तो यहाँ पर एक्सेलरेट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, रॉकेट वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन। रॉकेट किस प्रिंसिपल पर काम करता है? तो वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर काम करता है। याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन, इफ़ द मास ऑफ बॉडी इज डबल। बॉडी की मास को क्या कर दिया जाए? डबल कर दिया जाए। वेलोसिटी को आधा कर दिया जाए। वेलोसिटी का क्या कर दिया? आधा। देन द लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी विल बी। तो लीनियर मोमेंटम कैसा होगा? वैसा ही तो रहा जैसा है, तो कोई भी चेंज नहीं आएगा। कहाँ? रिमेन सेम। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा सही, क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? एम वी, है ना। चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन अ बोट इज स्टिल वाटर। क्या करता है? मैन एक बोट में खड़ा रहता है इस रुके हुए पानी में। इफ़ ही वॉक टूवर्ड द शोर, अगर वो किनारे की तरफ मूव करे तो बोट किस तरफ जाएगी? बोट दूसरी तरफ जाएगी, किनारे की तरफ नहीं जाएगी। किनारे की तरफ वो जा रहा है तो बोट दूसरी तरफ जाएगी। तो आंसर हो जाएगा अवे फ्रॉम द शोर। ये आंसर सही होगा, बहुत आसान। अगले क्वेश्चन की बात करें, इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्चुअल ऑफ विच इट कैन नॉट चेंज बाय इटसेल्फ। जब इनर्शिया है, इनर्शिया किसी शरीर पर लग रहा होता है, वो किसी शरीर का एक गुण होता है जिसके कारण वह अपने आप नहीं बदल सकता। वो अपने आप क्या नहीं बदल सकता? तो देखो, अपने आप कोई अपनी स्टेट नहीं बदल सकता, अपने आप कोई मोशन नहीं कर सकता, और अपने आप कोई डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता। तो ये तीनों ही चीज़ इनर्शिया की वजह से कोई भी बॉडी अपने आप नहीं कर सकती, उसके लिए कोई फोर्स लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। अगले क्वेश्चन की बात करें, एन एथलीट डज नॉट कम टू रेस्ट इमीडिएटली आफ्टर क्रॉसिंग द विनिंग लाइन ड्यू टू। मतलब कोई भी एथलीट मतलब जीतने के बाद तुरंत आराम नहीं करने लगता। क्यों नहीं करने लगता? मतलब तुरंत रुक नहीं जाता। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत तेज़ मोशन में है। जब वो बहुत तेज़ मोशन में है तो इनर्शिया कहता है कि बेटा तुम मोशन में हो, तुम चलते रहो, तुम रुको मत अभी। क्योंकि वो कहता है कि जैसी बॉडी है वैसी रहेगी, अगर वो चल रही है तो चलती रहेगी, रुकी हुई है तो रुकी रहेगी। तो इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से वो तुरंत रेस्ट में नहीं आ सकता, तुरंत रुक नहीं सकता। ए ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, द मास ऑफ टू बॉडीज आर इन रेशो 5/7। मास का रेशो कितना है? 6 का। और वेलोसिटी का रेशो कितना है? 1/2 का। तो बोला जा रहा है लीनियर मोमेंटम क्या होगा? तो लीनियर मोमेंटम आपको पता है एम होता है, और एम भी मैंने लिखा हुआ है। तो लीनियर मोमेंटम क्या होगा? 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 5 आ जाएगा, 6 को 2 से करोगे 12 आ जाएगा। तो 5/12 आंसर सही होगा। 5/12 आंसर सही होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आपसे अनुरोध करूंगा
वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा